ध्यान देना। मुझे ये बताओ बेटा, इसको मिटाकर पढ़ाना पड़ेगा कि वही चीज़ लिखा है ऐसे पढ़ा दें? ठीक है ना? ठीक। तो समझिए, हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेते पूरा। सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़े। सबकी संरचना देख लिए और रे डायग्राम देख लिए, कोणीय आवर्धन देख लिए, विशेष स्थितियां भी देख लिए कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। क्योंकि जो आप प्रतिबिंब बनाए या फिर जो आप रे डायग्राम बनाए, जहाँ पर प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब था अंतिम, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर के अनंत तक कहीं भी बनाया जा सकता है। तो दो स्थितियां हम लोग देखते हैं कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने और जब अनंत पर बने तो क्या होगा उसका आवर्धन और नली की लंबाई भी देखते। खत्म हो गया। आज आपको पढ़ना है बेटा दूरदर्शी। क्या पढ़ना? टेलीस्कोप। आपके सिलेबस में जो दूरदर्शी है बेटा वो खगोलीय दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी है? खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, इसका मतलब और भी दूरदर्शी? हाँ होती है। एक पार्थिव दूरदर्शी होती है जिससे हम, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है समझना चाहिए ना। तो आप ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी से खगोल पिंडों का मतलब हुआ जो अंतरिक्ष में पिंड हैं, जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उन सब का अध्ययन करते हैं। इससे हम लोग उसको देखते हैं, उसके प्रतिबिंब को देखते हैं। यह बात समझ में आ रही? और जो पार्थिव दूरदर्शी होती है उससे हम लोग पृथ्वी पर ही स्थित चीज जो दूर है पृथ्वी पर ही स्थित चीज उसको देखते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप जेईई का सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत सारी दूरदर्शी आपको पढ़नी होगी, लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल दो ही है बेटा। खगोलीय दूरदर्शी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी। यही दोनों आपको पढ़ना है। अच्छा, दूरदर्शी का मुख्य काम क्या होता है बेटा? तो आप बोलेंगे इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। यही तो कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया था। दूरदर्शी करता क्या है? जो दूर स्थित वस्तु है, कोई भी दूरदर्शी होगा, चाहे वो खगोलीय हो चाहे पार्थिव हो, दूर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ही, बात समझ में आ रही है, बस करता क्या है? नजदीक बना देता है। बात समझ में आ रही है? जो नजदीक बनाएगा तो कोई भी वस्तु है बेटा, अगर इसको नजदीक लाओगे तो दर्शन कोण बड़ा होता जाएगा, तो दर्शन कोण बड़ा होगा तो आपको वस्तु बड़ी दिखाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो खगोलीय दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की बेटा, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप यानी अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरा रिफ्लेक्टिव या फिर इसको कैसेग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने बनाया, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। यानी कि परावर्ती या फिर कैसेग्रेन दूरदर्शी, दोनों में अंतर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। अपवर्ती का मतलब इसमें प्रतिबिंब हम लोग अपवर्तन के द्वारा प्राप्त करेंगे। दूर स्थित जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, उसका प्रतिबिंब हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? अपवर्तन द्वारा, यानी लेंस लगा होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा और प्रतिबिंब बनेगा। ये हो जाएगा। उसके बाद परावर्ती क्या होता है? इसमें परावर्तन होगा। बात समझ में आ रही है? जो दूर स्थित वस्तु होगा, असल में इसमें दर्पण लगाया जाता है। आगे हम लोग डायग्राम वगैरह समझेंगे कौन सा दर्पण कैसे लगाया जाता है। तो दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होता है, और परावर्तन के कारण आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और वो प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? उसकी तुलना में ज़्यादा चमकीला होता है, इसीलिए इसको बनाया ही गया। हम लोग लास्ट में तुलना भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर जब इसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या फिर अनंत पर बन रहा है, उसके लिए आपको कोणीय आवर्धन का सूत्र भी प्राप्त करना है। और पूछेगा आप बताइए कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से किस प्रकार से बेहतर है, या फिर उसकी तुलना कीजिए उससे। ये पूछता, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिलाकर अभी इतना जानना कि ये वाला दूरदर्शी उससे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें परावर्तन होता है, जिसके कारण से जो प्रतिबिंब बनता है बेटा अधिक चमकीला बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको पढ़ना था, मैंने इंट्रो दे दिया। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। आपके एग्जाम में कई बार लिख के आता है बेटा खगोलीय दूरदर्शी, डायरेक्ट लिख दिया क्या? खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, आवर्धन क्षमता या फिर ये सब। तो खगोलीय का मतलब चाहे जो आप बनाओ, लेकिन ध्यान देना सामान्यतः आप यही बनाना, आपके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। उसका रे डायग्राम इसकी तुलना में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो आपके लिए आसान क्या होगा? ये अपवर्ती वाला बना देना। क्लियर? तो स्टार्ट करें हम लोग पढ़ना। ठीक, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप यानी कि अपवर्ती दूरदर्शी। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उसके बारे में तो वही लिखवा दिया गया,
अपवर्ती दूरदर्शी होता करता क्या है, बस प्रकाश की किरणों जो दूर स्थित पिंड है उसका प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा बनाता है। क्लियर है? तो ये अपवर्ती हो गया। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो जो कल आप पढ़े थे उसी को पलट दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है बेटा, अदृश्यक लेंस, वो बड़ा होता है, यानी उसका द्वारक बड़ा होता है, उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। अदृश्यक लेंस हो गया। दो नली है बेटा, एक नली ये, दूसरी नली ये। पहली नली में आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा एक सिरे पर, और दूसरी नली में देखो दूसरे सिरे पर यहाँ पर आई पीस लगाया यानी नेत्रिका, ये भी उत्तल लेंस है, वो भी उत्तल लेंस, बस उसका फोकस दूरी ज्यादा और द्वारक भी बड़ा है, इसकी फोकस दूरी कम और द्वारक भी छोटा है। इसका कारण क्या है, वह तो कारण हम लोग समझे थे, यहाँ पर भी समझिए कि अदृश्यक लेंस को क्यों बड़ा बनाया गया, क्योंकि दूरदर्शी से आप दूर स्थित वस्तुओं को देखते हो, तो दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें फैल कर आती हैं, बात समझ में आ रही है, यानी ज़्यादा दूर तक होती हैं, बड़े बड़े पिंड होते हैं। तो हम लोग जितना बड़ा लेंस बनाएंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट की ओर रखेंगे लेंस, उतना ही ज़्यादा प्रकाश की किरण उसमें से होकर आएगी अंदर। तो जितना ही ज़्यादा प्रकाश की किरण अदृश्यक लेंस से होकर आएगी, वस्तु उतना ही, उसका प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा चमकीला बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो उतना ही स्पष्ट आपको वस्तु दिखाई देगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेत्रिका को छोटा क्यों कर दिया गया? भाई नेत्रिका तो हम लोग सूक्ष्मदर्शी में बढ़ा लिए थे, इसमें क्यों छोटा कर दिया गया? तो आप आंख से ही तो देखते हो ऐसे, तो उसकी तुलना में ये छोटा है। बात समझ में आ रही है? असल में बहुत बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया। छोटा क्यों है? ताकि जो प्रकाश की किरण है, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, वहां से प्रकाश की किरण आ रही, वो पूरी की पूरी प्रकाश की किरण आपके आंखों में होकर जाए। बड़ा लेंस रहेगा तो बगल इधर उधर से निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो जब पूरा प्रकाश की किरण नहीं आएगी तो फिर आपको चमकीला नहीं दिखाई देगा, बस स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए नेत्रिका को क्या किया गया? छोटा किया गया, ताकि पूरा का पूरा प्रकाश की किरण आपके आंख में उतर जाए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? व्यवस्था देखना, दो नली थी बेटा, एक नली पर उत्तल लेंस बड़ा द्वारक वाला है और ज़्यादा फोकस दूरी का, एक पर कम फोकस दूरी का, कम द्वारक का, जिसको नेत्रिका बोलेंगे, और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अदृश्यक लेंस बोलेंगे। यहाँ पर एक क्रॉस वायर होगा, क्रॉस तार, ऐसे जब लेंस से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ये होगा, अभी बता रहा हूँ इसका क्या काम है। और यहाँ पर एक बेटा रैक पिनियन अरेंजमेंट होगा, यानी दंड चक्र व्यवस्था होगा। सबसे पहले आपको करना क्या, इसका समायोजन कैसे करते हैं, मान लो कैसे देखोगे आप, तो सबसे पहले कुल मिलाकर इधर उधर आपको इसको खिसकाना है और इस प्रकार से फोकसित करना है कि नेत्रिका से देखने पर क्रॉस वायर आपको स्पष्ट दिखाई दे। इस प्रकार से आपको नेत्रिका को फोकसित करना है कि जब आप देखो तो क्रॉस वायर आपको एकदम क्लियर दिखाई, जैसे आप समायोजित किए थे उसमें सूक्ष्मदर्शी में। हाँ, बात समझ में आई? इस प्रकार से दूसरी बार आपको क्या करना है बेटा, रैक पिनियन अरेंजमेंट से, यानी दंड चक्र व्यवस्था से आपको नली को इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाना है कि जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगे? क्रॉस वायर पर, क्रॉस वायर पर एकदम इसी पर बनने लगे, और लंबन भी ना रहे। लंबन का मतलब समझ में आ रहा है? इधर उधर देखने पर इधर उधर ना भागे। जैसे आप थोड़ा सा इधर देखो तो वस्तु भी इधर, इधर देखो तो प्रतिबिंब, यानी क्रॉस वायर, ध्यान देना, वस्तु का प्रतिबिंब और क्रॉस वायर की बिंदु, ये जो है क्रॉस वायर, ये जो बिंदु है, इसी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए एकदम क्लियर। और जब इधर उधर थोड़ा सा देखो तो साथ साथ चलना चाहिए, ऐसे ऐसे, तो लंबन नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे रखा है, बात समझ में आ रही है, आप इधर देखते हो ये इधर की ओर जा रहा है, मतलब ये तो हमेशा इधर की ओर रहेगा, ऊपर वाला इधर की ओर जा रहा है। फिर आप इधर की ओर देख रहे हो तो वस्तु के प्रतिबिंब इधर की ओर जा रहा है, तो समझना कि लंबन दोष है। इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना है कि दोनों साथ साथ चले, तो लंबन दोष का वहां पर निवारण हो जाता है। तो ये हो गया समायोजन। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब चूंकि क्रॉस तार को आप एकदम फोकसित कर लो, स्पष्ट दिखाई देता है, तो वहां पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे रे डायग्राम। क्या देखेंगे? हाँ, चलो बेटा समझते हैं। रे डायग्राम में रफ टाइप अलग बना के समझा दूं, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। करना क्या है बेटा,
आपको एक लेंस ले लेना है, यह अदृश्यक लेंस है, और यहाँ पर क्या करना है आपको एक नेत्रिका ले लेना है, छोटा सा लेंस, और ये क्या होगा मुख्य अक्ष होगा। कोई ऑब्जेक्ट होगा जो बहुत दूर रखा होगा ना, दूरदर्शी है, दूर वाली वस्तु को देखोगे तो उसकी सही स्थिति आपको पता नहीं होगी, ऐसे बना लीजिए कुछ भी, ये आपका ऑब्जेक्ट है ये भी। बताओ बेटा ये बात समझ में आ रही है? अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, बहुत ही आसान है। आपको मैंने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ाए, चौथा नियम बताओ मुझे। मैंने कहा था कि 3 नियम तक काम चल जाएगा यहाँ तक, चौथा नियम जब मैं आपको सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ाऊंगा वहाँ काम लगेगा। याद है किसी को? नहीं, सबका नेटवर्क गायब है। फोकस तल पर, हाँ चलो बेटा इसका नेटवर्क आ गया, ध्यान देना। कोई भी प्रकाश की किरण है जो एक दूसरे के समांतर आ रही है, यानी परस्पर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझना। परस्पर का मतलब एक दूसरे के समांतर है, परस्पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, एक दूसरे के समांतर। तो अगर ऐसी प्रकाश की किरण है तो उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात एक दूसरे से वो कहाँ पर मिलेंगी? उसके फोकस तल पर जाकर। क्लियर है? चलो देखते हैं। कोई प्रकाश की किरण है बेटा, ऐसे बना लेते हैं। चलो ध्यान दो, बातचीत नहीं बेटा, ध्यान देना। ये प्रकाश किरण हो गई, एक देखना ये कहाँ से होकर जा रही है? अदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो मान ली, यहाँ से होकर जा रही है, तो आप सभी जानते हो बिना विचलित के सीधे निकल जाएगी। कोई एक प्रकाश की किरण ले लीजिए इसी के समांतर, इसी के समांतर आप ले लीजिए, ध्यान दो। चलो बेटा ये भी प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हो, ये क्या है? इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ये दोनों परस्पर समांतर। तो उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात आप सभी जानते हो उत्तल लेंस का नेचर क्या होता है बेटा? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देना। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगी? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगी। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना बेटा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताना। लेंस ले लेते हैं यहाँ से एक, चलो बेटा बात समझ में आ रही है? ये किरण आरेख आपको दिख रहा होगा, ये प्रकाश के दोनों प्रकाश किरणें समांतर थी, परस्पर समांतर थी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी। तो ये वाली तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई, ऐसे सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। और ये प्रकाश की किरण देखो ऐसे जा रही थी तो मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस से कन्वर्जिंग इसका नेचर, इधर की ओर मुड़ गई और जाकर यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही थी? बिंदु बी से आ रही थी।
तो बिंदु बी का यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बी डैश बनेगा, और सममिति के कारण हम लोग मान लेंगे बेटा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे पूरा, ये आपका बी डैश है और ये आपका ए डैश है, ऐसा मान लेंगे। क्लियर है? इन प्रकाश किरणों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यही से अभी अपवर्तित करा दिया जाएगा बाद में। अब आप समझना बेटा, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। नेत्रिका नेत्र के पास होगा, और ये अदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस था। ये जो आपका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वो किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, अदृश्यक लेंस ने। अच्छा, ये जो नेत्रिका है, नेत्रिका के लिए तो ये वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का, ये फिर से इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, उसको कैसे आप बनाओगे, आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, वही नियम लगा दो अपना, लेंस से ये बात समझ में आ रही, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ द्वितीय फोकस से। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो वस्तु आपका ए बी था, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ए डैश बी डैश। ये प्रथम जो लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यही इसका क्या होगा, फोकस, और द्वितीय फोकस होगा। क्यों? क्योंकि बी डैश कहाँ पर है, उसके फोकस तल में। अभी आपने बताया कि परस्पर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परंतु मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात एक दूसरे से कहाँ पर जाकर मिलती हैं, उस लेंस के फोकस तल पर जाकर मिलती हैं। तो ये क्या होगा, फोकस तल। फोकस तल का मतलब आपको पढ़ाया गया है, फोकस से होकर जाने वाला तल जो कि क्या हो, मुख्य अक्ष पर लंबवत हो। तो असल में ये जब प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश या फिर बिंदु बी डैश है, यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे खींचोगे तो ये किस पर होगी, ये फोकस तल पर होगी, और ये लाइन कहाँ से होकर जाएगा, उसके फोकस से होकर जाएगा। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है, इसलिए मैंने उसको एफ से लिखा, डैश नहीं लगाया, डैश इधर की ओर होगा प्रथम फोकस, और वहाँ पर ओ लिखने का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का द्वितीय फोकस। क्लियर? और अब हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में जब वस्तु होगा तभी उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर है? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर बड़ा बनाना है आपको, तो हाँ, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये जो बना है, बात समझ में आ रही है, ये इसके लिए क्या बने, काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रथम फोकस के बीच, यानी कि इस लेंस का जो प्रथम फोकस होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश। प्रथम फोकस को एफ डैश से लिखते हैं, और नेत्रिका का प्रथम फोकस है इसलिए ई से, एफ डैश। ये बात समझ में आ रही? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनाना, पहले बनाना बाद में बनाना। आपको पता है स्थिति कि कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में है, अब इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए, तो आप नियम आपको पता है। हाँ, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाए, ये हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को कहीं आगे नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे फैलते चले जाएंगे। मैं बना दूं थोड़ा सा, कहाँ होगा एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ऐसे मान लो कि यहाँ कहीं पर होगा, ऐसे मान लिया मैंने। अगर दिक्कत होगी तो अभी सही कर लिया जाएगा। आप देख पा रहे हो ये एक दूसरे को कभी काटेंगे। यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय फोकस, एफ ई। किसका द्वितीय फोकस, नेत्रिका का। इन दोनों प्रकाश किरणों को आप पीछे बढ़ाइए, ऐसे यहाँ कहीं पर जाकर मिलती हुई प्रतीक। बात समझ में आ रही?
तो ये प्रकाश की किरणें चली कहाँ से थी? बी डैश से चली थी। जाहिर सी बात है यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनेगा? बी डैश का। प्रतिबिंब की परिभाषा के अकॉर्डिंग, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है बेटा? किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस दूसरे बिंदु को हम लोग पहले बिंदु का क्या बोल देते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये देखो प्रकाश, वास्तविक प्रकाश की किरण तो इधर से चली जाती है, यानी कि ये प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो इस वस्तु का कहाँ से चली थी? बी डैश से। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बेटा बी डैश का, वो यहाँ पर बनेगा बी डबल डैश। ऐसे आप प्रत्येक बिंदु का यहाँ पर प्रत्येक बिंदु का निकाल सकते हो। वहां से प्रकाश की किरण लेकर चलना, वो आपको ऐसे मिलता जाएगा, यहाँ पर। तो समिति के कारण हम लोग मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, और आभासी इसलिए डॉटेड बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो ए डैश का यहाँ पर बन जाएगा ए। बताओ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? तो यही आपका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। रे डायग्राम समझ में आया? प्रेक्षक देखेगा कैसे, है ना? तो आप बताओगे इस वाले प्रकाश की किरण से, ये हाँ रे यही तो देखी ना, ये इसी के अंदर क्या होगा? प्रकाश की किरण मुड़ेगी। चलो ये प्रकाश की किरण हो गई और ये प्रकाश की किरण। ये और ये ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों? आप सब जानते हो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग, किधर की ओर मोड़ता है? मुख्य अक्ष की ओर। तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, जाहिर सी बात है इन किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। कितना मोड़ेगा यहाँ से पता चल गया, पीछे बढ़ाइए, उसी के अंदर मोड़ेगा। तो यहीं पर प्रेक्षक होगा, ऑब्जर्वर। ये होगा बेटा, ठीक है। यहां से आप इस किरण के द्वारा आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। कितना बड़ा बनेगा? बड़ा बनेगा तो दर्शनपूर्ण बना बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अभी मैं एक बार उस फिगर में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस आप समझिएगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? नेत्रिका। नेत्रिका से प्रतिबिंब तक की दूरी ये जो होता है बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत तक कहीं भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही बनेगा। लेकिन प्राय हम लोग कहाँ पर मानते हैं? डी पर। ठीक, इसीलिए केस दिया जाता है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है या फिर जब। ध्यान से समझना, अंतिम प्रतिबिंब यंत्र के द्वारा देख रहे हो, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया आंख पर कोण जो होता है दर्शन कोण, उसको आप बीटा लिखते हो। तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण का मतलब नेत्रिका पर बनाया गया कोण, यही वाला कोण, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? बीटा। कोई डाउट? अच्छा, अब दूरदर्शी में मैंने कहा था कि वस्तु जहां रखा है वहीं रखा रहने देना। सूक्ष्मदर्शी के कॉन्सेप्ट में अल्फा ज्ञात करने के लिए हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को मान लेते थे, लेकिन दूरदर्शी में जहां है वही है। एक चीज बताना मुझे, दूरदर्शी से आप दूर की वस्तुएं देखते हो, बहुत दूर की वस्तुएं देखते हो ना। अब मान लो आप किसी ग्रह उपग्रह को देख रहे हो, वहां से और यहाँ तक की दूरी की तुलना में जो आपके दूरदर्शी की नली की लंबाई है वो क्या है? दूरदर्शी के नली की लंबाई यही तो है, अवदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी। ये दूरी क्या है बेटा? वहां से यहाँ तक की दूरी के बीच नगण्य है, ना के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग आंख पर बनाए गए कोण के लिए मान लेते हैं कि अवदृश्यक लेंस पर जितना कोण बना रहा है उतना ही हमारे नेत्र पर बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट अवदृश्यक लेंस पर कितना कोण बना रहा है? यह तो आप बोल देंगे अल्फा। आपने लिखा क्या है? हमारे नेत्र पर बनाया गया कोण। बात समझ में आ रही है? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। तो हम लोग मान लेते हैं कि अवदृश्यक लेंस पर जितना कोण बना रहा है उतना ही हमारे नेत्र पर भी बनाएगा, क्योंकि इतनी सी दूरी उतने बड़ी दूरी की तुलना में ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा कोण में अंतर नहीं है।
बस याद रखना कि ये कोण बहुत कम होगा क्योंकि बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो अल्फा और बीटा, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। बात समझ में आ रहा है? तो अल्फा और बीटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप मुझे बेटा ये रे डायग्राम देख के बताओ उसमें और इसमें कोई अंतर, बस केवल यही इतना लिख दिया गया है, वो मैं समझा दे रहा हूँ। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका बड़ा सा जो है अदृश्यक लेंस, और ये क्या है बेटा, नेत्रिका, आईपीएस यानी कि नेत्रिका, दोनों ही समाक्ष है, एक ही अक्ष पर रखें। अब यहाँ बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश की किरणें आ रही, बहुत दूर से आ रही है ना, कहाँ पर स्थित है पता नहीं, तो बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। दो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, दोनों की दोनों परस्पर समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं। तो हमारा चौथा नियम कहता है अगर ऐसी कोई प्रकाश की किरण है जो परस्पर समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के फोकस तल पर जाकर मिलेगी, ये बात फिक्स है। फोकस तल का मतलब समझना कि वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये मान लेना बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, यानी कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है, और लेंस के फोकस से होकर जा रहा है, ये क्या है, लेंस का फोकस। द्वितीय फोकस को F से लिखते हैं या फिर F2 से लिखते हैं, चाहे प्रथम फोकस हो चाहे द्वितीय फोकस हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फोकस से होकर जाए, यहाँ पर द्वितीय फोकस है ना इसलिए। तो ये वाला जो तल आपको दिख रहा है, ऐसा कोई प्लेन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस तल। अब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो इसी तल पर कहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखना, ये प्रकाश की किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर जा रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए वो मान लिया गया, तो सीधे ऐसे निकल गई। ये प्रकाश की किरण इसके समांतर ऐसे आ रही थी लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से होकर नहीं जा रही, तो सीधे नहीं जा पाएगी, फिर मुड़ेगी, किधर की ओर मुड़ेगी, मुख्य अक्ष की ओर, क्योंकि इसका नेचर होता है। तो मुख्य अक्ष की ओर ऐसे ये मुड़ गई और मुड़ने के बाद में जाकर मिली यहाँ पर। तो ये बिंदु जो होगा बेटा, ये कहाँ पर होगा, लेंस के फोकस तल पर। फोकस तल का मतलब कि यहाँ से एक तल होकर जाएगा जो कि मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटेगा, जाहिर सी बात है वो बिंदु क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का द्वितीय फोकस, वहीं से होकर जाएगा। तो इसीलिए इसी बिंदु को क्या लिख दिया गया बेटा, FO। FO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का, F का मतलब फोकस और F का मतलब द्वितीय फोकस। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम, कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मिली, ये प्रकाश की किरण बिंदु B से आ रही थी तो इसका प्रतिबिंब B' बना, समिति के कारण हमने A' B' मान लिया, उल्टा बन रहा है, बात समझ आ रही, वास्तविक बन रहा है क्योंकि प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही। अच्छा, कहाँ बन रहा होगा, तो नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के प्रथम फोकस के बीच में, तभी उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। इसका प्रतिबिंब प्राप्त कैसे करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये नियम लगा दिया। तीसरा नियम लगाओ, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए, और ये दोनों आगे कहीं नहीं काटेंगे, इसलिए इनको पीछे बढ़ाया गया। पीछे बढ़ाया गया तो यहाँ पर कहीं आकर मिलती हुई प्रतीत हुई, वास्तव में तो नहीं मिल रही लेकिन मिलती हुई प्रतीत हुई। तो इसलिए B' का B" यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कौन बनाएगा, आईपीस। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। समिति के कारण हम मान लेंगे पूरा A" B" क्या है, प्रतिबिंब, ऐसे बनेगा और आभासी बनेगा क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हुई, इसलिए मैंने डॉटेड करके बनाया। और ये दूरी मैंने क्या लिख दी है, EA"। EA" क्या होगा बेटा, D से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी से लेकर के अनंत तक कहीं भी बन सकता है, क्लियर है। और प्रायः कहाँ पर बनता है, D पर, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट, बस ये प्रेक्षक है, इस प्रकाश की किरण, हाँ ये प्रकाश की किरण जो यहाँ पर आई थी यहाँ पर अपवर्तित होगी ना, और उत्तल लेंस रखा है तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है बेटा, मुख्य अक्ष की ओर ऐसे मोड़ देगा, ऐसे इसको मोड़ देगा, और इन दोनों को पीछे बढ़ाओ, यहाँ पर आकर मिलेगी B' पर, B" पर, यहीं से इसी प्रकाश की किरण द्वारा ऑब्जर्वर क्या होगा, प्रतिबिंब को देखेगा। कोई डाउट रे डायग्राम में, अभी हो तो पूछ लो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये दूरी भी समझ लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है और इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये है A' B'। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या लिखोगे, BO। B लिखा जाता है प्रतिबिंब तक की दूरी को, O लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया है, और यही बराबर हो जाएगा बेटा FO के।
क्योंकि इसी के फोकस पर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है तो फोकस पर तो बनेगा ही। देखो कहाँ पर बन रहा है बेटा, इसके फोकस पर बन रहा है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और द्वितीय है इसलिए एफ लिखेंगे, और ओ इसलिए लगाएंगे बेटा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, और दोनों ही बराबर हो जाएगा, लिख दिया गया। और ध्यान देना, यही प्रतिबिंब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब है, आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, आभासी वस्तु का काम करेगा, तो इसलिए ये इसका फिर प्रतिबिंब बनाएगा। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यू लिख दें, लेकिन आई पीस के लिए तो यू ही लिख दिए। बात समझ में आ रही है? पहचानने के लिए बस इतना एक्स्ट्रा लिखा था। और कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं? तो अब मैग्नीफिकेशन हम लोग याद कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर, इसको हटा दें। चलो बेटा ध्यान देना, मैग्नीफिकेशन पावर मिटाने का कोई मतलब हो तो मिटा दें, नहीं तो समझाएं ना मिटाएं। चलो समझ लो, ऐसे ही एक एक चीज समझ में आएगा। हम लोग ने हेडिंग किया है मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी कि आवर्धन क्षमता या फिर कोणीय आवर्धन। सबसे पहली चीज तो आप जानते हो एम बराबर बीटा अपान अल्फा होता है। बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण। अल्फा क्या होता है? वस्तु द्वारा बनाया गया, हाँ बिना यंत्र के, ठीक है। ओके चलो बेटा ध्यान देना, तो बीटा और अल्फा आपको चाहिए। यहां पर आप पहले देख लीजिए बीटा और अल्फा बन कहाँ रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब क्या है आपका, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये हमारे नेत्र पर यंत्र के साथ में जितना दर्शन कोण बनाएगी वही क्या होगा आपका, बीटा होगा। तो ध्यान देना, हम लोग मान लेते हैं नेत्र क्या होता है बेटा, आई पीस के बहुत समीप होता है, बहुत ज़्यादा समीप होता है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जितना कोण ये नेत्रिका पर बना रहा होगा उतना ही हमारे आँख पर बना रहा है। क्लियर है? तो नेत्रिका पर आप देखिए, यानी आई पीस पर देखिए कितना कोण बना रहा है, तो यही है, ये कोण बना रहा है, यही इतना तो कोण बना रहा है, इसलिए उसको मैंने लिख दिया बीटा। क्लियर है? आप देखो बिना यंत्र के जो वस्तु है वो नेत्र पर कितना कोण बना रहा है, तो बिना यंत्र के देखोगे तो आप मान लीजिए कि आपकी आई यहाँ पर है, ठीक है। और पहली चीज तो आप ये भी मान सकते हो कि आई से ऑब्जेक्टिव लेंस तक की जो दूरी है बेटा, वो वहां तक की दूरी की तुलना में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऑलरेडी मान लेते हैं कि आई हमारी यहीं पर आई है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर जितना कोण बनाता है वही मान लेते हैं कि हमारे आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो उसको हम लोग कितना मानेंगे बेटा, अल्फा मानेंगे। कितना मानेंगे? ये अल्फा हो गया। अच्छा अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा मान लिया गया। शीर्षाभिमुख कोण ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा बेटा, अल्फा। ऐसे नहीं बनाए, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाशिक किरण ऐसे गई है, ये आपने क्या बोल दिया है, अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा, क्योंकि शीर्षाभिमुख। क्लियर? अब दो समकोण त्रिभुज देखिए बेटा, आप दो समकोण त्रिभुज, एक ई ए डैश बी डैश, ये समकोण त्रिभुज हो गए, यहाँ से आप बीटा निकालेंगे। और एक समकोण देखिए ओ ए डैश बी डैश, ये आपको समकोण दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्या हुआ विकास, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप देख लो ऐसे, ये आपका ए डैश है और ये आपका ओ, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है ना यहाँ पर मिली, तो ये क्या है, अल्फा। ये अगर उधर 90 डिग्री था तो इधर भी 90 डिग्री। क्लियर है? तो एक समकोण त्रिभुज हुआ ओ ए डैश बी डैश, यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा। कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं, प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ से होकर आ रही है, मुख्य अक्ष के समीप से होकर आ रही है। हाँ, उपाक्षीय किरण है, पैराएक्सियल रे, तो इसलिए कोण बहुत छोटा होगा। तो आपने सबसे पहले लिखा अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण है। अगर छोटे कोण है तो हम लोग लिख लेंगे बीटा अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू tan अल्फा। बात समझ आ रही है? और एक इसके बराबर होता है समकोण त्रिभुज, इसमें चले जाना, ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश में, तो आप बताओगे लंब बटे आधार, यहाँ भी लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश हो गया, और इसमें ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में लंब बटे आधार ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। यहाँ पर आप देख लीजिए, हालांकि पहचानना तो सबको आता है। पहले बीटा के लिए, tan बीटा के लिए न्यून कोण बीटा के सामने की भुजा लंब क्या है, ए डैश बी डैश, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ई बी डैश, मतलब नहीं है, जो बचा वो आधार ई ए डैश, यही तो था आपका tan बीटा।
कोई डाउट? tan अल्फा देखिए इस वाले ट्रायंगल में न्यून कोण अल्फा के सामने की भुजा लंब ए डैश बटे बन जा भाई, बी नहीं बन रहा। चलो और देखना 90 डिग्री यहाँ भी होगा, उसके सामने की भुजा कर्ण ओ बी डैश कर्ण होगा, इससे कोई मतलब जो बच गया ओ ए डैश, यही तो वहां पर लिखा है सेम, और वैल्यू रख दो। चलो m इज इक्वल टू बीटा की जगह आपने क्या लिखा बेटा, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश फोर डिवाइडेड बाई अल्फा की जगह आपने क्या लिखा, और ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा, एक बचेगा, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा, एक का गुणा ई ए डैश में होगा, तो ओ ए डैश का गुणा एक में हुआ ओ ए डैश हुआ, और फिर एक का गुणा ई ए डैश में हुआ तो ई ए डैश। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चूंकि ओ ए डैश बराबर एफ ओ है, चिन्ह सहित मान रख दीजिए सबका। ओ ए डैश देखिए बेटा, क्या ओ ए डैश और ई ए डैश, ओ यहाँ पर है, ए डैश यहाँ पर है, यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है बेटा, बी ओ लिखो या फिर एफ ओ लिखो, और दोनों के दोनों क्या है धनात्मक, तो मैंने एफ ओ लिख दिया है। ओ ए डैश को क्या लिख दिया एफ ओ, और क्या है बेटा ई ए डैश, ई ए डैश, यहाँ तक की दूरी क्या है यू ई, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या नाम है आई पीस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू हो जाएगा, आई पीस से इसलिए ई, और ऑब्जेक्ट तक की दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर होता है, तो माइनस यू ई रख दिया, और दोनों की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ओ ए की जगह आपने ओ ए डैश की जगह एफ ओ और ई ए डैश की जगह माइनस यू ई, माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क, एम बराबर इतना होगा। अच्छा इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी, तो नली की लंबाई का मतलब आप समझना दोनों लेंसों के बीच की दूरी, आप देख लीजिए ये दोनों लेंस ये हो गए ओ से ई तक की दूरी, तो आप ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों लेंगे, लेकिन ध्यान रखना बिना चिन्ह के, चिन्ह नहीं लेना है यहाँ पे, चिन्ह लेंगे तो घट जाएगा, आपको जो दूरी चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आपको दोनों लेंसों के बीच की दूरी चाहिए तो निरपेक्ष मान लेना, मॉड ऑफ एफ ओ और प्लस मॉड ऑफ ए, हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए और दोनों हम जोड़ लेंगे, तभी आपको दोनों लेंसों के बीच की दूरी मिलेगी। बात समझ में आई? तो नली की लंबाई ये होगी एफ ओ प्लस यू ई और मॉड में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो ये बेटा व्यापक फार्मूला है, किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा डी से लेकर इनफाइनाइट तक, कोणीय आवर्धन के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन दो स्पेशल केस है और वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आप कोणीय आवर्धन का सूत्र लिखिए, या फिर अनंत पर बने तो आप कोणीय आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो आप देखिए इसको, मुझे समझाना बहुत बुरा लगता है इसलिए मिटा के लिखूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान देना, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही हो, आपसे बताना क्या चाहता है, अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, नेत्रिका, नेत्रिका बना रही है, तो नेत्रिका से प्रतिबिंब तक की दूरी भी लिखोगे, और कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वस्तु की ओर ही बन रहा था माइनस, यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। बात समझ में आई? तो इसीलिए लिखा गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात बी बराबर माइनस डी। क्लियर? और अगर ऐसा है तो लेंस फार्मूला लगाओ और आप ज्ञात कर लो बेटा कि यू ई कितना होगा, क्योंकि उसका काम लगेगा अभी। वैल्यू पुट करिए तो 1/बी, बी की जगह क्या लिखेंगे बी, और वो कितना होगा माइनस डी, माइनस यू की जगह यू ई लिखेंगे और माइनस यू ई होगा, वो हमेशा माइनस होता है। हाँ, तो माइनस यू ई, माइनस माइनस प्लस 1/, फी एफ क्या होगा, फोकस दूरी किस लेंस की, नेत्रिका की, एफ ई, और ये हमेशा धनात्मक होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? सॉल्व करिए। ध्यान देना, ये माइनस का 1/डी है, उधर जाएगा तो 1/यू ई बराबर 1/एफ ई
और प्लस 1/, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करेंगे। करवाइए। 1/UE बराबर डी का एक में गुणा होगा डी, प्लस FE का एक में होगा FE, अपॉन हर का ऑफिस में होगा FE इंटू, चल ऑफिस में नहीं आपस में, कह रहे ऑफिस। यहाँ तक हो गया। हम 1/UE इसलिए ज्ञात किए हैं बेटा क्योंकि ये रखना आसान है। इसमें माइनस FO को अलग कर लेना, 1/UE को अलग कर लेना, रख देना डायरेक्ट वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अभी ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ता है। ऐसा कर दे वैल्यू पुट, तो m इज इक्वल टू, हाँ तो आप लिखेंगे इस दशा में कौन सी दशा में बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस दशा में m बराबर, ध्यान देना बेटा, m बराबर क्या था, माइनस FO अपॉन 1 कर दो और 1/UE को अलग कर लो। अरे अंश का अंश में गुणा करोगे, हर कार में माइनस FO अपॉन UE रहेगा जो पहले था, यही तो था, माइनस FO अपॉन UE। UE को 1/UE को अलग इसलिए किया गया है ताकि इसकी वैल्यू हम पुट कर पाए। कर दें, चल माइनस FO/1 और इंटू 1/UE की जगह पर D प्लस FE अपॉन, ठीक है बेटा। चलो ध्यान देना, इनको इधर लिख लो भाई। हाँ ध्यान दो, माइनस सूत्र को थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे, FO अपॉन, यहाँ FE को बाहर कर लेना बेटा हर से, तो FE का एक में गुणा होगा FE। अभी देखो सूत्र को सुंदर उंदर बना दिया जाएगा, थोड़ा याद करने में आसान रहेगा। अंदर क्या बचा, केवल D बचा, और अंश में 2 पद हैं, हर को लेकर अलग हो जाओ, तो D को भाग करेगा 1 बचेगा, और प्लस FE अपॉन D। देखो कितना सुंदर बन गया। अब आप आराम से याद कर पाओगे। m बराबर माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। इस दशा में मैग्नीफिकेशन पावर ये होगा बेटा, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोल सकते ये होगा। अच्छा, इस दशा में आपसे ये भी पूछता है नली की लंबाई क्या होगी। हाँ, दूरदर्शी के नली की लंबाई क्या होगी, तो आप बोलेंगे मॉड ऑफ FO, यही तो था, प्लस मॉड ऑफ UE, क्या था बेटा, UE की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1/UE है, विलोमानुपात लगा दो, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, FE इंटू अपॉन, हाँ वही FE प्लस D। चलो बेटा बात समझ में आई, जो भी होगा मॉड में वैल्यू रखेंगे। अच्छा, जब दूसरा केस क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कई बार हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। नेत्रिका के फोकस, नेत्रिका के ऑप्टिकल सेंटर से अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखोगे, B से, और नेत्रिका द्वारा बनाया गया V कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर, तो B आपको बता रहा है कि अनंत पर है। और अनंत पर प्रतिबिंब बनता कब है, जब वस्तु कहाँ पर हो, उसके फोकस पर हो, यानी कि हमको डायरेक्ट पता है UE का मान कितना हो, FE, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए FE लिख ली प्लस। आप लेंस फार्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा, तो इसको याद रखो, डायरेक्ट क्या दिक्कत है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप ध्यान देना, जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन था कितना था बेटा, माइनस FO अपॉन UE, यही तो था। अभी आप निकाले थे जनरल फार्मूला माइनस FO अपॉन UE, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो m बराबर माइनस FO अपॉन UE की जगह क्या लिख देंगे, FE, हो गया। और इस दशा में लंबाई कितनी होगी नली की, L बराबर FO प्लस UE था, तो FO मॉड ऑफ FO प्लस UE की जगह क्या लिख देंगे, FE। ये आपका था बेटा दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी।
अब इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रे डायग्राम में या फिर मैग्नीफाइंग पावर में, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ।